जी अस्सलाम वालेकुम। और ए टू बायो में खुश आमदीद। उमैद अपना फोन बंद करें। आज हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ देखना है। ठीक है। रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मेन इशू क्या है कि क्या ऑक्सीजन ही जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए? हमेशा नहीं। जरूरी है, मगर उसके बगैर भी हल्की फुल्की रेस्पिरेशन हो ही जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसकी दो सूरतें हैं। क्या होता है यानी, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जो हमारे मसल्स में होती है, और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जो फंगस में या बैक्टीरिया में होती है। तो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशंस को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। If there is no or very little oxygen inside a mitochondrion, there is nothing to accept the electrons at the end of the chain. So the electron transfer chain stops working and no further ATP is formed by the oxidative phosphorylation. तो पहला पॉइंट क्या है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रियन में या बहुत कम होगा, तो कौन सा पहला प्रोसेस है जो अफेक्ट होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, और ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं विदाउट द बुक, जब फाइनल एक्सेप्टर नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? देयर इज देयरफॉर नो फ्री कैरियर इन द चेन टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द रिड्यूस्ड एनएडी, रिड्यूस्ड एफएडी। तो रिड्यूस्ड एनएडी और एफएडी ने अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसी कैरियर को दिया था ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर को दिया था। अब उस कैरियर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो एनएडी एनएडी और एफएडी अभी भी एनएडीएच और एफएडीएच रहेंगे, यानी अपने हाइड्रोजन को लूज नहीं कर पाएंगे। दे विल कीप देयर हाइड्रोजन, सो दीज रिमेन रिड्यूस्ड। These remain as reduced, yani they remain in the form of NADH, FADH. Okay, the Krebs cycle therefore stops running. अब Krebs cycle भी stop running हो गया, क्योंकि आपके पास ऑक्सीडाइज NAD और FAD तो है ही नहीं। हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा? Because there is no oxidized NAD or FAD to enable the dehydrogenation step to take place. अब dehydrogenation step ही नहीं हो सकता। However, all is not lost. A cell can still produce a small amount of ATP even in anaerobic conditions, that is with no oxygen present. फिर भी कुछ ATP बन सकता है, देखते हैं कैसे। If the reduced NAD that is produced in glycolysis can somehow be oxidized again. देखें, ये जो ऑक्सीडाइज्ड NAD की प्रेजेंस जो जरूरी है, वो ग्लाइकोलिसिस के लिए भी तो जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस में भी आपको चाहिए NAD, FAD या नहीं? NAD कम से कम, FAD नहीं चाहिए मान लिया, NAD तो चाहिए। अब NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए, तो अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए तो कोई तो ऐसी चीज होगी जिस जो NAD से अपना H लेगा। NADH से H लेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा ना। सो अब देखना ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। पहले कौन था? ऑक्सीजन इटसेल्फ। अब देखते हैं कौन है। सेल्स हैव इवॉल्व टू डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग दिस, यानी अचीविंग व्हाट, क्या किस तरह किसी तरीके से NADH को ऑक्सीडाइज करें। बोथ पाथवेज कैन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। इन यीस्ट एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखें फंगस आ गया। इन यीस्ट एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड इन सम प्लांट टिश्यूज द हाइड्रोजन फ्रॉम रिड्यूस्ड एनएडी इज पास टू एथेनॉल। तो होता क्या है कि एक नया केमिकल है एथेनॉल। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता है क्या है, ठीक है। एथेनॉल। अच्छा, एथेनोन क्या होगा? एल्डिहाइड, टू कार्बन एल्डिहाइड, एथेनॉल। तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है NADH का H? एथेनॉल। तो देखें कहां से आया। द पाथवे इज शोन इन फिगर 12.12। आए जी जरा 12.12 देखते हैं। ये जी ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये कौन सा प्रोसेस दिखाया हुआ है? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस दिखाया हुआ है।
ग्लाइकोलिसिस में 2H निकल रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन। जबरदस्त। इसके निकलने की वजह से आगे जाके एटीपी भी बनता है ना? अच्छा। सो इस हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट करना होता था? एनएडी ने एक्सेप्ट करना होता था। अब एनएडी अगर अवेलेबल ही ना हो, अगर एनएडी अवेलेबल ही ना हो, तो कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। अच्छा, तो अब एनएडी अवेलेबल कैसे होगा? रिड्यूस्ड एनएडी को पहले फारिग करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड एनएडी को पहले ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। वो ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? ये वाला एथानेल। एथानेल इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और एथानेल ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या बन रहा है? एथेनॉल। एथेनॉल हाइड्रोजन लेने के बाद एथेनॉल बन जाता है। तो एक माइनर केमिस्ट्री लेसन भी आपको दे देते हैं यहाँ पे। एथेनॉल, दो कार्बन, एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और H है, और दूसरा कार्बन एज यूजुअल इस तरह का है। अब मुझे बताएं, जो एक्स्ट्रा H आना है वो कहाँ आएगा? कहाँ कैपेसिटी है H लेने की? कार्बन के पास कैपेसिटी है H लेने की, राइट? तो H कहाँ पे आके लगेगा? सिर्फ यहां लगेगा। यानी चले एक, ये मैं हटा देता हूं और यहां पे H लगा देता हूं। अब O के साथ क्या होगा? हाँ, तो O के ऊपर एक और H लगेगा। अब जाके बात कंप्लीट हुई है। तो इसका मतलब है एथेनॉल के पास दो हाइड्रोजन की कैपेसिटी है। समझ आई बात? एथेनॉल के बाद दो हाइड्रोजन, अब ये क्या बन चुका है? एथेनॉल बन चुका है। ओके, लेट्स गो बैक। सो एथेनॉल को आपने दो हाइड्रोजन दिए, तो वो क्या बन गया? एथेनॉल। और इसकी वजह से जो रिड्यूस्ड एनएडी है वो क्या बन गया? ऑक्सीडाइज्ड एनएडी। और अब ये एनएडी अवेलेबल है एक्सेप्ट करने के लिए एक और दो हाइड्रोजन। तो अब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पर एनएडी देख लेते हैं। आई थिंक दो मुख्तलिफ एनएडीज यहाँ पे यूज होंगे, तो लेकिन देख लेते हैं इसको भी। फिर उसके बाद अगला सवाल ये आएगा, ये एथेनॉल आया कहाँ से? ये पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आया। इसको डीकार्बोक्सिलेट कर दिया, पीछे बचा एथेनॉल। ठीक है, तो यहां से CO2 रिलीज हो गया और एथेनॉल फॉर्म हो गया। तो अब जरा अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, यानी कोई इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, तो क्या करेंगे? आपके पास इनिशियली था C6H12O6, और इसको किसी ऑक्सीजन ने रिड्यूस नहीं किया, तो ये फिर क्या करें? +O2 तो नहीं लिख सकते। ये क्या बन जाएगा? C2H5OH और +CO2। और इसको बैलेंस कैसे करें? यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें। तो ये जो है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन? यीस्ट, हाँ, और प्लांट्स, और सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं आप। सो चलिए, ये समझ आ गई बात, इसकी तरह डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सोहा, फॉलो करें? जी सर। फर्स्ट पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू एथेनॉल। फर्स्ट पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू एथेनॉल। याद रहे, पायरुवेट वाज 3 कार्बन लॉन्ग एंड एथेनॉल इज 2 कार्बन लॉन्ग। इसका मतलब है कि एक कार्बन बीच में से CO2 के तौर पर निकला है। देन द एथेनॉल इज रिड्यूस टू एथेनॉल
बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये अब अपने पास नोट कर ले कि ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, ये बस वैसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेता, इसके अंदर भी एंजाइम इन्वॉल्व है। ठीक है। याद रखिएगा, ए लेवल्स के अंदर बाल की खाल निकाली जाती है। छोटी छोटी डिटेल्स है ना, वो कहीं ना कहीं से नमूदार होके आ जाती है। हाँ जी, बताओ कि वो कौन सा एंजाइम था जिसने एथेनॉल को फैसिलिटेट किया हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने में। ठीक है। सो चेक करें, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, यानी ये रिवर्स रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो अगर इसके नाम से देखा जाए तो ये कर क्या रहा है, अल्कोहल को यानी एथेनॉल को, एथेनॉल का हाइड्रोजन निकाल रहा है, लेकिन सेम एंजाइम रिवर्स रिएक्शन भी कर रहा है, यानी एथेनॉल को हाइड्रोजन दे रहा है और एथेनॉल बना रहा है। तो एंजाइम का नाम क्या है, एथेनॉल से हाइड्रोजन निकालने वाला, लेकिन वही एंजाइम उल्टा काम भी कर रहा है, एथेनॉल को हाइड्रोजन देने वाला। बात समझ आ गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज एथेनॉल फर्मेंटेशन, जैसे हमने पहले बात की। ओके। इन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन मेमेलियन मसल्स, मेमेलियन मसल्स के अंदर कौन सी फर्मेंटेशन होती है, व्हेन डिप्राइव्ड ऑक्सीजन पायरुवेट, पायरुवेट itself acts as the हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अभी यहां पे एथेनॉल एक्ट कर रहा था एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वहां पे ह्यूमंस के अंदर, मसल सेल्स के अंदर पायरोवेट विल एक्ट एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। बात समझिए। इन द प्रोसेस इट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट। एथेनॉल हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बन गया था, एथेनॉल। एथेनॉल एंजाइम कौन सा था, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, और पायरोवेट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा, लैक्टेट। और इस एंजाइम का क्या नाम होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, दोनों रिवर्स वाले नाम। अच्छा, नेम्ड आफ्टर द रिवर्स रिएक्शन विच इज आल्सो विच इट आल्सो कैटलाइजेस। दिस पाथवे नोन एज लैक्टेट फर्मेंटेशन इज शोन इन फिगर 12.13। आइए जी 12.13 भी देखते हैं। अब वंस अगेन लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहा है आपको, ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये क्या है, ये टू हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है, डिहाइड्रोजनेशन, और ये एटीपी का एटीपी बनना, एटीपी फॉर्मेशन जो भी है। अब टू हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, रिड्यूस्ड एनएडी बनाएंगे, यानी एनएडी के साथ जुड़ के। उसके बाद इस जो रिड्यूस्ड एनएडी का हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, पायरुवेट इटसेल्फ। वहां पे कौन कर रहा, एथेनॉल। यहाँ पे पायरुवेट खुद कर रहा है, यानी 3 कार्बन कंपाउंड कर रहा है, और 3 कार्बन कंपाउंड दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, लैक्टेट बना रहा है। लैक्टेट बनने की वजह से रिड्यूस एनएडी दोबारा से रीजनरेट होके ऑक्सीडाइज एनएडी बना रहा है, और ऑक्सीडाइज एनएडी ग्लाइकोलिसिस को फिर कंटिन्यू करवाएगा। बात समझ आ गई। अब आइए वापस इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सोहा फॉलो करें। जी सर। An important difference between ethanol fermentation and lactate fermentation is what happens to the products. Lactate can be oxidized, converting it back into pyruvate, which can then be fed into the Krebs cycle. लैक्टेट की अभी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है, उसको दोबारा वापस पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वैसे, हाँ शाबाश। तो आपने हाइड्रोजन निकाल देना, पायरुवेट बन जाएगा फिर से। अब जब पायरुवेट बन जाएगा तो उसको आप कहाँ डाल देंगे, क्रेब्स साइकिल में, थ्रू लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में डाल दें आप। अच्छा, एंड जनरेट एटीपी। ऑल्टरनेटिवली द लैक्टेट कैन बी कन्वर्टेड। अगर आपने नहीं उसको क्रेब्स साइकिल में भेजना, आपने नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करनी, तो और आप क्या कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड टू द पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन एंड देन स्टोर्ड। बात समझ आई। तो आपके पास क्या चॉइसेस हैं लैक्टेट के साथ, हाँ, डिहाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन बाय द वे। तो आप लैक्टेट ऑक्सीडेशन कर लें और क्या बना दें उसको, पायरुवेट बना के बाकी सारी एरोबिक रेस्पिरेशन कर लें। ठीक है, उड़ा दें, बेसिकली एनर्जी निकाल लें उसको। या फिर लैक्टेट को ग्लाइकोजन बना ले, स्टोर कर ले। ठीक है। ओके, इन मैमल्स दीज प्रोसेसेस हैपन इन द लिवर। The oxidation of lactate requires extra oxygen, sometimes referred to as an oxidant debt or EPOC. ये देख लीजिए,
ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टेट, यानी नॉर्मली तो जो भी ऑक्सीजन आता है उसने एग्जिस्टिंग जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करना होता है, उसमें से एनर्जी निकालनी। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो बॉडी ने नॉर्मल ग्लूकोज उड़ाना है वो तो उड़ाना है, उसको तोड़ना है। अब लैक्टेट के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होगा लैक्टेट उड़ाने के लिए। बात समझ आई? तो लैक्टेट के अंदर से एनर्जी निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन को ये कह रहा है ऑक्सीजन डेट, कर्जा, ऑक्सीजन डेट। ठीक है? तो और ये ऑक्सीजन डेट को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए आपको सांस चढ़ी हुई है, ठीक, या आप भाग रहे हैं बहुत तेजी से, आपको सांस चढ़ी हुई है। जैसे ही आपका भागना रुक गया, आप रुक गए हैं, तो अब तो सांस नहीं चढ़नी चाहिए, अब तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जानी चाहिए। तो फौरन नॉर्मल क्यों नहीं होती? ऑक्सीजन डेट, समझ आई? क्योंकि अभी जब आपने भागना तो आप रुक गए हैं, मगर आपके जिस्म के अंदर अभी भी लैक्टेट मौजूद, और उस लैक्टेट को अभी भी ऑक्सीडाइज करना रहता है। तो उसको जब तक वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता तब तक आप लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे। ठीक है? तो पैंटिंग जिसको कहते हैं। तो वो इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डेट या ईपॉक कहते हैं। ईपॉक क्या है? एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है? अगेन, नाम के अंदर आपको हर चीज समझ आ जाती है। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो हाँ, एक्सरसाइज के बाद एक्सेस ऑक्सीजन लेना, उसको ईपॉक कहते हैं, इसी को ऑक्सीजन डेट कहते हैं। Which is why we continue to breathe more deeply and heavily than usual after exercise has finished. ठीक? In contrast, ethanol cannot be further metabolized. It is simply a waste product. Ethanol वो बस खत्म है, मतलब एथेनॉल को आप वापस डीहाइड्रोजने डी डीहाइड्रोजनेशन के जरिए से एथेनॉल नहीं बनाते, एथेनॉल को फिर दोबारा कार्बोक्सिलेशन करवा के पायरुवेट नहीं बनाते। व्हाट इज डन, एथेनॉल बन चुका, बात खत्म होगी। इट इज सिंपली अ वेस्ट प्रोडक्ट। Both ethanol fermentation and lactate fermentation um, return reduced NAD to its oxidized state. मेन बात ये थी, घूम घुमा के टोटल बात क्या थी? आपको एनएडी चाहिए था, दैट्स इट। उस पूरे एनएडी के लिए एथेनॉल बना, एनएडी के लिए पायरुवेट लैक्टेट बना। ठीक है? और जब तक एनएडी रहेगा तब तक ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एनएडी अब नहीं है, वो तो अब मसला सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? लैक्टेट अक्यूमुलेट ना हो, एथेनॉल अक्यूमुलेट ना हो। एथेनॉल अक्यूमुलेट होगा तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ। हाँ, वो टॉक्सिक हो जाएगा। अगर लैक्टेट जमा होना शुरू हो गया तो वो आपको पता है ना, लैक्टेट का मतलब है लैक्टिक एसिड। ठीक? तो एसिड जहां भी जमा होना शुरू होगा वो आपके ऑर्गन्स को साड़ना शुरू कर देगा। ठीक है? तो इशू ये है। तो आप इतना एनारोबिक नहीं जा सकते कि आपकी बॉडी एसिड के अंदर डूबनी शुरू हो जाए। ठीक है? ओके। बोथ return reduced energy to its oxidized state, ready to accept more hydrogens. This allows glycolysis to keep running even though no oxygen is available. ये सारी बातें हो गई। ठीक है? आई वंडर कि हम इसको टाइम में कर सकेंगे कि नहीं। ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। आखिरी पार्ट, एनोरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी पार्ट, एथेनॉल फर्मेंटेशन इन राइस। ठीक है? ये एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर एथेनॉल फर्मेंटेशन कैसे हो जाती है और कैसे, हाउ डज इट, एक तो हाउ डज इट हैपन, या हाउ डज इट शो इट सेल्फ। आप हमें कैसे समझ आ रही होती कि यार एथेनॉल के बावजूद, और इतनी ज्यादा यहाँ पे एथेनॉल फर्मेंटेशन होती है, उसके बावजूद ये प्लांट ग्रो कैसे कर लेता है। ठीक है? तो लेट्स सी। राइस इज, एज यू ऑल नो, अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट, अ स्टेबल क्रॉप इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लग्जरी क्रॉप है इन सम सेंस। ठीक है? चावल जो है वो, उसकी काश्तकारी जो है, या उसका जो भी द वे यू विद इन एग्रीकल्चर, आप जिस तरह उसको जो प्रोसेसेस हैं वो, इट्स नॉट दैट इजी।
मोस्ट वराइटीज ऑफ राइस कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, बट फॉर मैक्सिमम यील्ड राइस इज ऑफन ग्रोन इन पैडीज। पैडीज के अंदर, या उनको कहते ही राइस पैडीज हैं, पैडीज के अंदर ग्रो करते हैं। तो पैडीज क्या होती हैं? जहां पानी खड़ा हुआ हो, ठीक है, जहां पानी ग्राउंड से ऊपर जमा हुआ हो, उनको पैडीज कहते हैं। अच्छा, पैडीज आर फील्ड्स वेयर द ग्राउंड इज इंटेंशनली फ्लडेड, फ्लडेड ग्राउंड होता है। राइस कैन टॉलरेट ग्रोइंग इन वाटर, whereas most of the weeds that might compete with it are not able to do so. अच्छा, फ्लडिंग का फायदा, राइस ग्रो कर जाएगा लेकिन बाकी कुछ भी नहीं ग्रो करेगा, तो कंपटीशन खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा रिसोर्स खर्च होता है सिर्फ कंपटीशन उड़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका कंपटीशन नेचुरली उड़ गया है तो आप तो खुशियां मनाएंगे कि चलो जी, हमारे जो भी इंटेंशन, ये जो भी इंटेंशनल क्रॉप के अलावा और कुछ नहीं ग्रो कर। दिस रिडक्शन इन कॉम्पिटिशन फॉर लाइट एंड मिनरल सॉल्ट्स इंक्रीजेस यील्ड्स। अब क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, तो जितनी यील्ड आनी है वो इंटेंडेड क्रॉप के लिए आनी है, ठीक है। ये मेडागास्कार का एक नजारा है। द ब्लॉक्स ऑफ राइस आर डिफरेंट टाइम्स, सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर नजर आ रहे हैं आपको। ओके, मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन डीप वाटर बिकॉज देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी जुमला नोट कर लें अपने पास, ठीक है। प्लांट्स क्यों डीप वाटर में नहीं ग्रो कर सकते? क्योंकि उनके रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो एरोबिकली रिस्पायर नहीं कर सकेंगे। नॉर इफ द लीव्स आर सबमर्ज्ड कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ऑब्वियसली जब आप लीफ को पानी के अंदर ले जाएंगे तो अंडर वाटर प्लांट्स की बात नहीं हो रही जो अडेप्टेड है, लेकिन जो लैंड प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर ले जाएंगे तो उनके फोटोसिंथेसिस बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देर इज नॉट इनफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है पानी में, लेकिन उसका मुकाबला कोई नहीं है जो एयर में होता है। एयर में बड़ी आसानी के साथ चला जाता है अंदर, लेकिन वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है उसको मुश्किल होती है जाने में, ठीक है। उसके लिए स्पेशल प्लांट्स हैं जो काम आते हैं। हम्म, हाँ, वाटर लिली चिली और भी हैं जो जिनको यूज भी किया जाता है फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ, रीफ्स हैं। रीफ तो कुछ और है, एक एक आधा नाम है जो बड़ा मशहूर है, मैं अभी जहन में नहीं आ रहा। दिस हैपेंस बिकॉज गैस डिफ्यूजेस मच मोर स्लोली इन वाटर देन दे डू इन एयर। एक और रीजनिंग अपने जहन में रखने। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने कि प्लांट्स कैन नॉट ग्रो क्योंकि डीप वाटर में नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता या इनफ नहीं होता। क्यों इनफ नहीं होता, उसकी उसकी रीजनिंग क्या है? क्योंकि गैस डिफ्यूजेस मच मोर स्लोली इन वाटर देन दे डू इन एयर। अच्छा, मोर ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आर मच लेस। दूसरी रीजन क्या है? एक रीजन हो गई कि उनकी डिफ्यूजन रेट स्लो है। दूसरा रीजन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन भी लो है। हाँ, डिजॉल्व O2 एंड CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो। दिस is especially true in rice paddies where the rich mud in which the rice roots are planted contains large population of microorganisms, many of which are aerobic and take oxygen from the water. अब जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कंपटीशन लगा हुआ है प्लांट के साथ, और ऑक्सीजन तो सारी वो उड़ा देते हैं, ठीक है। सम वराइटीज ऑफ राइस रिस्पॉन्ड टू फ्लडिंग बाय क्विकली ग्रोइंग टॉलर। आ गई जी पहली एडेप्टेशन। तो पहली एडेप्टेशन टू पैडीज या फ्लडेड सॉइल, उसकी पहली एडेप्टेशन क्या है? राइस प्लांट्स ग्रो टॉलर। टॉल होने का क्या फायदा? पानी से बाहर आ जाएंगे, समझ आई? पानी से बाहर निकल आएंगे। ओके, एज द वाटर राइजेस अराउंड देम दे कीप ग्रोइंग अपवर्ड्स so that the top parts of their leaves and flower spikes are always held above the water. तो टॉप पार्ट्स को अबव होना चाहिए, तो वो ग्रो करते रहते हैं। दिस अलाउज ऑक्सीजन एंड CO2 टू बी एक्सचेंज्ड थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीव्स। भाई वो टॉलर ग्रो कर गए, अब वो एयर वाला सिस्टम ऑन हो गया। द स्टेम एंड रूट्स ऑफ द राइस प्लांट्स कंटेन लूजली पैक्ड सेल्स। ये दूसरी एडाप्टेशन है। क्या है? स्टेम एंड रूट्स। स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट्स के क्या करते हैं? लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं इनमें,
फॉर्मिंग अ टिश्यू नोन एज एयरन कायमा। पहले आपने कॉलन कायमा और स्क्लीरन कायमा पढ़ा होगा, पेरन कायमा पढ़ा होगा, ये एयरन कायमा है। तो एयरन कायमा लूज टिश्यू है जिसके दरमियान एयर स्पेसेस बहुत सारी होती हैं। Gases, including oxygen, are able to diffuse through the air-enchyma to other parts of the plant, including those underwater. ठीक है। तो एयर एंड कायमा का फायदा ये होता है कि गैस अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाती है, वो एयर वाला ही सिचुएशन बन जाती है अंदर, बाहर नहीं, लेकिन अंदर जाना वो एक्यूमुलेट होते 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 वो सारा वो एयर ही हो जाती है ताकि उसको कमी ना हो। This ensures that the cells in the roots have at least some oxygen present, so they are able to respire aerobically. ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए रूट्स के अंदर ताकि वो एरोबिकली रिस्पायर कर सकें। सो ये जो धुंधला हुआ है एयर एंड कायमा है, ओवरऑल एयर एंड कायमा के अंदर एयर स्पेस और कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। बाकी ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं जो आपके जाइलम और फ्लोएम वाली बात। ठीक है, we're almost done. Nevertheless, oxygen supply is not usually enough to supply all the energy the cells need by aerobic respiration. जो ऑक्सीजन सप्लाई फिर भी पूरी नहीं होती अंडर वाटर राइस पैडीज की बात हो रही। द सेल्स इन द सबमर्ज्ड रूट्स देयरफॉर also use ethanol fermentation in at least some of the time. तो फिर उनको anaerobic respiration की जरूरत पड़ ही जाती है। एथेनॉल कैन बिल्ड अप इन टिश्यूज। तो एथेनॉल जाहिर है accumulate होना शुरू हो जाएगा। एथेनॉल इज टॉक्सिक, but the cells in rice roots can tolerate much higher levels than most plants. अब आ गई तीसरी एडेप्टेशन। पहली एडेप्टेशन क्या थी? ग्रो टॉलर देन द वाटर लेवल। दूसरी एडेप्टेशन क्या थी? एयर एंड कायमा। तीसरी एडेप्टेशन क्या आ गई? टॉलरेंस टू एथेनॉल, हाई लेवल्स ऑफ एथेनॉल। दे प्रोड्यूस्ड दे प्रोड्यूस मोर एथेनॉल डिहाइड्रोजनेज। ये एथेनॉल डिहाइड्रोजनेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, which breaks down ethanol. This allows the plants to grow actively even when oxygen is scarce using ATP produced by ethanol fermentation. बात समझ आ गई? तो ये थी राइस पैडीज की एडेप्टेशंस। ठीक। हाँ, 3 पॉइंट्स हो गए एडेप्टेशन के। और रीजन फॉर यूजिंग पैडीज, उसका एक आधा सवाल आ सकता है। आउट compete करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए, यील्ड इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। सो एथेनॉल फर्मेंटेशन की आपने मिसाल देख ली। अब आखिरी पार्ट रह गया 12.5 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वाला, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह सून। ठीक है, आज के लिए बायो में इतना काफी है। कोई सवाल हो तो बताइए। मिल गया जवाब? हाँ, मिल गया ना? दोबारा उसका वर्डिंग दोबारा पढ़े। एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप 3 एडेप्टेशंस बताएंगे और उन एडेप्टेशंस को एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, ठीक है। चलें जी। सोहा, आपको समझ आई ये बात? जी सर। चलें, आज के लिए बायो को यहीं पे स्टॉप कर।